नमस्ते हमेशा खुश रहो बिटिया। Presented by Dr. Ajay Jatolia, MD Homeo, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, JVWU. Today we will discuss about epidemiological methods. Two broad type of epidemiological study design. ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ओनली हम सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, ना कोई दवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज we do not interfere in the purpose, simply observe the disease and the associated factors. And second number, experimental studies. एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेशेंट को दवा दे के देखते हैं या फिर कोई इम्यून सिस्टम वगैरह आया है तो उसको देख के देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, या फिर कोई नया वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लें, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि कितना इफेक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज डेलिबरेटेड इंटरवेंशन आर मेड एंड द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज अपने बात की, एक तो होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडी दो प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी दो प्रकार की होती है, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें तो ये तीन प्रकार से की जा सकती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स RCT, यूज patients as units of study, mostly for assessing a new therapy. ये सिर्फ एक कोई न्यू थेरेपी आई है, कोई नई दवाई है, उसको यूज में उसको असेस करने के लिए ही काम में आते हैं। सेकेंड है फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल में यूजेज हेल्दी इंडिविजुअल्स एज यूनिट्स ऑफ स्टडी, मोस्टली फॉर असेसिंग प्रिवेंटिव एजेंट्स लाइक इम्यूनाइजिंग एजेंट। और थर्ड है इम्यूनिटी community trials, uses communities as units of study. अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडी अपने पढ़ा दो प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अपने बात की है तीन टाइप की होती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, uses patient units of study mostly for assessing a new therapy, or field trial. In field trials uses healthy individuals as units of study mostly for assessing preventing agents, और community trial uses communities as units of study. अब बात करते हैं पहली प्रकार की जो स्टडी है उसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। The disease is observed in community as it occurs. In a typical descriptive study, the disease distribution is studied in a population and described in terms of time, place and person. टाइम का मतलब है कि वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, कौन से समय पे ज़्यादा हो रही है, कौन से समय पे कम हो रही है, उस बीमारी के बारे में पता लगाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और प्लेस, कौन से प्लेस पे ज़्यादा हो रही है, रूरल एरिया में ज़्यादा हो रही है या फिर अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रही है,
और एक तीसरे नंबर क्या है, पर्सन। पर्सन के अंदर कौन से पर्सन में ज़्यादा होती है, मेल में ज़्यादा हो रही है, फीमेल में ज़्यादा हो रही है, बच्चों में ज़्यादा हो रही है, या फिर यंग एज में ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, या फिर ओल्ड एज में ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में देखते हैं। दिस गिव्स क्लू रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर, और ये हमें क्लू देती है कि कौन सा रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है फॉर द डिजीज, वन और मोर विच may actually be the cause of the disease, कि इसका एक्चुअल कोज क्या है डिजीज का, वो रिस्क फैक्टर के बारे में जानकारी देती है। इसमें एक केस रिपोर्ट इज ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल विद द डिजीज। एक केस रिपोर्ट भी डिस्क्राइब करती है एक सिंगल इंडिविजुअल की बीमारी जानने में। एक केस सीरीज इज ए स्टडी ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज, और एक केस सीरीज होती है वो भी स्टडी बहुत ही उपयोगी है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज में, कि स्मॉल ग्रुप ऑफ डिजीज का पता लगाते हैं, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी यूजफुल व्हेन द डिजीज इज अनकॉमन, और ये बहुत ही यूजफुल है जब कोई डिजीज बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, रेयर है, एंड caused exclusively by a single kind of exposure. For example, Wiley chloride and angiosarcoma, diethyl stilbestrol (DES) and clear cell carcinoma of the vagina. Case report or case series may be first to provide clue in identifying a new disease or adverse health effect from an exposure. केस सीरीज और केस रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कराती है क्लू आइडेंटिफिकेशन करने में एक डिजीज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एन एक्सपोजर। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एग्जाम्पल में अपन लेते हैं कि 1800 के आसपास कोलेरा हुआ था। उस समय में बैक्टीरिया वायरस वगैरह के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर लोगों ने कैसे पता लगाया, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के थ्रू, वो जानते हैं। कोलेरा अकर इन 1800s, बैक्टीरिया नोट नाउन सर्च्ड फॉर केसेज इन पॉपुलेशन। तो उस समय में क्या है कि केसेज को सर्च किया गया और प्रिवेंस वाज मोर इन अराउंड ए पर्टिकुलर हैंडपंप, और जो बीमारी का फैलाव था वो एक हैंडपंप के आसपास के लोगों में ज़्यादा देखने को मिला। तो इससे क्या क्लू मिला, कॉजेटिव फैक्टर इज इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिट थ्रू वाटर। इससे ये पता लगा कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। अब इसका कंट्रोल मेजर कैसे निकालेंगे, कंट्रोल मेजर्स इनिशिएटेड इवन विदाउट नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया। तो हमें ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई बैक्टीरिया वायरस का अपने को कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी ये नॉलेज देती है कंट्रोलिंग मेजर्स में। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, पुलिंग आउट द हैंडल ऑफ हैंडपम्प, और जो उस हैंडपम्प के आसपास में जितने भी लोग थे उनको बचाने के लिए उस हैंडपम्प का हैंडल ही उखाड़ के लेके चले गए। अब अपन बात करते हैं केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। एक केस ए टाइप ऑफ एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ए सेट ऑफ केसेस पेशेंट्स ऑफ द डिजीज। एक सेट तो वो लेते हैं जिसमें पेशेंट्स की डिजीज होती है असेंबल्ड, और अनदर सेट ऑफ कंट्रोल, और ये उनका कंट्रोल लेते हैं विदाउट द डिजीज, जिनकी वो बीमारी नहीं है,
बट अदरवाइज सिमिलर टू द केसेज, लेकिन वो को एक दूसरे के समान होते हैं, एक ही तरह का रहन सहन वगैरह, उसी वातावरण में रहने वाले वो लेते हैं जो उनके कंट्रोल है। इन चूजन आफ्टर मेटिकुलस मैचिंग, और एक एक केस को उस पेशेंट से मैच किया जाता है विद द केसेज। मेटिकुलस मैचिंग का मतलब यही है कि एक एक केस को उस पर्टिकुलर पर्सन से मैच किया जाता है। अब इसमें ये जो ब्लू डॉटेड है ये तो केसेज हैं, और ये रेड डॉटेड में ये उनके कंट्रोल्स हैं। केस कंट्रोल, the history of exposure to the identified risk factors is ascertained from all the members of both the groups. अब जो जो कंट्रोल्स थे उनसे बात करते हैं कि वो वैसे वातावरण में रहते हैं कि नहीं है, और वो रिस्पेक्टर वहाँ पे है कि नहीं है, या फिर पहले कभी उनको वो बीमारी हुई हो, तो उनसे क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक करते हैं उनके। द प्रिविलेंस ऑफ द एक्सपोजर इन केसेस इज कंपेयर्ड टू दैट इन द कंट्रोल। अब इनको मैच करने के बाद में ये केसेज हैं, ये कंट्रोल्स हैं। तो केसेज के अंदर पाते हैं कि जो उनकी तरह के जो लोग थे उनमें करीबन 8-9 लोगों में वो बीमारी देखने को मिलती है, और जो उनके कंट्रोल थे उनमें सिर्फ 3 लोगों में ही बीमारी होती है। तो ये उसका उस बीमारी का कंट्रोल हो जाता है। Factors with a significantly higher prevalence in the cases are reaffirmed as the risk factors. Also, factors which are significantly higher in the controls and noted as the possible protective factors. अब इसका odd ratio निकालते हैं। Odds ratio is calculated as an estimate of the risk associated with each risk factor in case control studies. अब ओड रेशियो के अंदर एक तो वो कंट्रोल थे और एक केसेस थे, उनका ओड रेशियो निकालते हैं। अब ओड रेशियो के अंदर एक तो केसेज लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं। केसेज के अंदर ए और बी दो लेते हैं। ए के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था और बी के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, जबकि वो केसेस थे। तो इनको ऐड कर देते हैं ए प्लस बी। अब उसका कंट्रोल लेते हैं। कंट्रोल के अंदर एक तो वो कंट्रोल लेते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, और दूसरा का वो लेते हैं कंट्रोल जिसमें रिस्क फैक्टर एब्सेंट था, तो वो सी प्लस डी हो जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से, और उसको डिवाइड करते हैं बी इंटू सी से, और इससे उसका ओड रेशियो निकल के आ जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में यही देखते हैं। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.